तो सुबह के 6 बजे हैं और सर्दियों के मौसम में इस वक्त ज्यादातर लोग रजाई कंबल में छिपे होंगे। तो हम आपको सबसे पहले मनाली की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बर्फबारी लोगों के लिए कैसे मुसीबत बन गई। रात के अंधेरे में आसमान से गिरती बर्फ चांदी सी चमक रही है, लेकिन इस चमक में छिपी है कई लोगों के लिए मुसीबत। ये मनाली है, जहां दूर दूर से सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन भारी बर्फबारी मनाली में कई लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। तस्वीरें देखिए, सड़क पर बर्फ बिछी है, पैदल चलना भी मुश्किल है, गाड़ियों की छत भी बर्फ से ढक गई है। ठंड कितनी होगी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। मनाली में बर्फबारी इतनी भारी पड़ी कि सोलांग मनाली हाईवे पर सैकड़ों सैलानी फंस गए, गाड़ियों की रफ्तार थम गई और भारी ट्रैफिक जाम सैलानियों के लिए मुसीबत बन गया। कई लोग तो पैदल चलकर मंजिल तक पहुंच गए, लेकिन कई लोग अब भी फंसे हुए हैं। मुश्किल ये है कि लगातार भारी बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में आज भी भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, जिनमें शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जिले शामिल हैं। बर्फबारी से जम्मू कश्मीर का हाल भी अब बेहाल हो चुका है। वहां के मौसम पर भी अपडेट जानिए बस 60 सेकंड्स में। हवाई पट्टी से हटाई जा रही है बर्फ। ये श्रीनगर एयरपोर्ट की तस्वीर। बर्फबारी से विमानों का आना जाना बंद है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर दूर दूर तक बर्फ जमी, जिसे हटाने में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम जुटी। कश्मीर का लगभग हर हिस्सा बर्फ की चादर के नीचे है। कई जगह तापमान 0 से कई डिग्री नीचे पहुँच गए। ठंड इतनी है कि घर, सड़कें, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी जैसे बर्फ के बन गए। आसमान से हो रही बर्फ की बारिश के बीच सिर्फ एक ही आवाज यहाँ चहक रही है। श्रीनगर की ये तस्वीरें आपको यहाँ आने के लिए मजबूर करती। सड़कों, गलियों और यहाँ के बाजारों में हर जगह बर्फ ही बर्फ है। घाटी को खूबसूरत बनाने में कुदरत कोई कसर नहीं छोड़ रही। जम्मू में भी कुछ ऐसा ही हाल है। ये तस्वीर है डोडा और किश्तवाड़ इलाके, जहाँ ताज़ा बर्फबारी हुई है और हालत ये है कि अब सिर्फ सफेद रंग ही है जो यहाँ सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। रास्ते बर्फ का अड्डा हो चुके हैं, घरों की छतें रंग बदलती जा रही हैं और यहाँ सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जम गई हैं। और अब 60 सेकंड में देखिए बद्री विशाल का धाम यानी बद्रीनाथ में बर्फबारी का हाल। इस धाम को कौन नहीं पहचानता। उत्तराखंड के चमोली में स्थित ये वही भगवान विष्णु का धाम बद्रीनाथ है, जिसे आप पूरे वर्ष फूलों से सजा हुआ और भक्तों से भरा हुआ देखते हैं, लेकिन इस वक्त ये बर्फ से सजा है। ऐसा लग रहा है जैसे विष्णु के धाम में प्रकृति ने अपनी भेंट पहुंचाई है। भगवान बद्री विशाल का मंदिर पूरी तरह बर्फ से ढक चुका है। तप्त कुंड से लेकर मंदिर परिसर तक सफेद बर्फ की चादर बिछ चुकी है। पूरे मंदिर परिसर में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। यहाँ की तस्वीरें ऐसी हैं कि देखो तो देखते रह जाओ। खूबसूरती ऐसी है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ऐसा लगता है मानो बर्फ की एक खूबसूरत दुनिया है, जहां हर तरफ कुदरत का ये सफेद तोहफा नजर आ रहा है। बर्फ के बीच बद्री विशाल के खूबसूरत मंदिर का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं दिख रहा। बद्रीनाथ हुआ, हेमकुंड साहिब हुआ, इन जगह पे तो आप जैसे देख ही सकते हैं बहुत ज्यादा बर्फ हो रही है, मतलब जाना ही दुर्लभ हो चुका है। वहीं कृषि कानूनों को लेकर तकरार कम होती दिखाई नहीं दे रही है। आज आंदोलन का 42वां दिन और किसान कल यानी आंदोलन के 43वें दिन ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी में है। जब तक नए कानून रद्द नहीं किए जाएंगे, संग्राम जारी रहेगा। दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 42 दिन से जमे किसान अब भी अपनी मांग के साथ अड़े हैं। मंगलवार को किसान नेताओं की बैठक में फिर से ये साफ कर दिया गया। हालांकि किसान नेताओं ने ट्रैक्टर मार्च को आज की जगह कल यानी 7 जनवरी को निकालने का फैसला किया है। किसानों का ये ट्रैक्टर मार्च 7 जनवरी को एक्सप्रेस वे पर 11 बजे 4 तरफ से निकाला जाएगा। किसान संगठनों ने बताया कि उनका ट्रैक्टर मार्च वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर होगा। किसानों का ट्रैक्टर मार्च सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर से शाहजहांपुर, गाजीपुर बॉर्डर से पलवल और पलवल से गाजीपुर बॉर्डर तक निकाला जाएगा। किसानों ने ये चेतावनी भी दी कि 4 जनवरी को सरकार के साथ मीटिंग बेनतीजा रहने के बाद आंदोलन को अब और गहरा और व्यापक किया जाएगा। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, हमें सब्र बहुत है, धैर्य बहुत है, लेकिन इतनी भी इम्तिहान मत लीजिए हमारा। हर चीज की अति होती है, अब अति करते जा रहे हो। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होगी और इस बैठक में जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी सौगात का ऐलान हो सकता है।
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद मोदी सरकार वहां विकास की रफ्तार को तेज करने में जुटी है और केंद्र सरकार की इस कोशिश को आज और रफ्तार मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जम्मू कश्मीर में उद्योग के विकास के लिए पैकेज पर मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार 28,000 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दे सकती है। साथ ही कैबिनेट की बैठक में ओबीसी की उपवर्गीकरण के लिए बनाए गए आयोग को 6 महीने का सेवा विस्तार भी दिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर 29 जनवरी से संसद का बजट सत्र भी शुरू हो सकता है। मंगलवार को संसदीय मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने इसकी सिफारिश की है। 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जा सकता है। बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलाए जाने की सिफारिश की गई है, जबकि 8 मार्च से बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो सकती है। आज कैबिनेट की बैठक में इस पर भी मुहर लगने की संभावना है। और अब आपको जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के शाही खर्च के बारे में बताते हैं, जिसका खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है। 28 लाख के कारपेट, 22 लाख के टीवी, 12 लाख की चादरें। चौंकी मत, एक आरटीआई के जरिए महबूबा मुफ्ती के कुछ इसी तरह के खर्च का खुलासा हुआ। Mufti Sahiba was in power. She was paying PhD holders postgraduates monthly salary ₹3,000, citing the reason that there is a financial crunch in the state. But when it comes to her luxurious life, as a chief minister, she has purchased her bathroom chapel for ₹6,800. She has purchased cutleries in lakhs. You see how they have looted our money. आरटीआई से पता चला है कि 28 मार्च 2018 को महबूबा ने एक दिन में कारपेट खरीदने के लिए 28 लाख रुपए खर्च। सिर्फ जून 2018 में उन्होंने अलग अलग चीजों पर 25 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए। मार्च 2018 में महबूबा मुफ्ती ने लगभग 56 लाख रुपए खर्च किए। वहीं अगस्त 2016 से जुलाई 2018 तक 2 वर्ष में 40 लाख रुपए के कटलरी आइटम खरीदे गए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर 2012-17 कांग्रेस नेतृत्व पर बड़े सवाल उठा रही है। बस 60 सेकंड मिलेंगे। पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा है कि कांग्रेस का अपनी करिश्माई नेतृत्व के खत्म होने की पहचान नहीं कर पाना 2014 के लोकसभा में हार के कारणों में से एक रहा होगा। यह किताब पिछले साल उन्होंने अपने निधन से पहले लिखी थी, जो मंगलवार को बाजार में आई। किताब में उन्होंने ये भी लिखा है कि यकीन कर पाना मुश्किल था कि कांग्रेस सिर्फ 44 सीट जीत सकी। कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था है जो लोगों की जिंदगियों से जुड़ी है और इसका भविष्य हमेशा लोगों के लिए सोचने का विषय है। किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का भी जिक्र किया गया है और मोदी सरकार और विपक्ष के बीच तालमेल की कमी का भी जिक्र किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा करने से पहले उनके साथ इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की थी, लेकिन इससे उन्हें हैरानी नहीं हुई क्योंकि ऐसी घोषणा के लिए आकस्मिकता जरूरी है। कर्नाटक में अब गौहत्या एक दंडनीय अपराध बन गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब गौहत्या विरोधी अध्यादेश लागू कर दिया गया है। कर्नाटक में गो हत्या के खिलाफ येदियुरप्पा सरकार ने अध्यादेश लागू कर दिया है, जिसके बाद अध्यादेश में गोधन की हत्या करने पर 3 से 7 साल की सजा और 50,000 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोबारा अपराध करने पर 7 साल की सजा और 1 लाख से 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसमें कैटल को सभी उम्र की गाय के बछड़े, बैल, सांड के रूप में परिभाषित किया गया है। हालांकि बीमारी की स्थिति में 13 साल के ऊपर के बैल को शर्तों के साथ मारने की इजाजत है, लेकिन इसके लिए नियुक्त पदाधिकारी द्वारा जारी सर्टिफिकेट जरूरी होगा। दरअसल कर्नाटक प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटेड एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल को पिछले महीने कांग्रेस के कड़े विरोध के बावजूद विधानसभा में पारित करा लिया गया, लेकिन विधान परिषद ने ये अब भी अटका हुआ है, जिसके बाद येदियुरप्पा सरकार अध्यादेश लाई। दिल्ली के चांदनी चौक से हनुमान मंदिर को हटाने पर सियासत अब खूब हो रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। चांदनी चौक पुनर्निवास योजना के तहत इलाके में बना सैकड़ों साल पुराना हनुमान मंदिर तोड़ दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चांदनी चौक में स्थित हनुमान मंदिर तोड़ दिया।
आज ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी रावण के, कंस के, अन्य राक्षसों के वंशज नजर आते हैं। वहीं बीजेपी का आरोप है कि हनुमान मंदिर गिराने की साजिश केजरीवाल सरकार ने रची है। पर मंदिर को बचाया जा सकता था, जो रिलीजियस कमेटी ने नहीं किया। दिल्ली उसके सीधे जिम्मेदार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब हैं। दरअसल चांदनी चौक का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2015 के अपने आदेश में चांदनी चौक स्थित इस मंदिर को अतिक्रमण मानते हुए तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार की गृह सचिव ने 8 अगस्त 2019 को उत्तरी एमसीडी के कमिश्नर को पत्र लिखकर हाईकोर्ट के आदेश के तहत मंदिर को हटाने का आदेश दिया, जिसके बाद 3 जनवरी को सुबह 5 बजे मंदिर को गिरा दिया गया। कोरोना काल में देश को वैक्सीन का डबल डोज देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो आइए आपको बताते हैं कब से वैक्सीनेशन की शुरुआत होने की उम्मीद है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान 13 जनवरी के बाद शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन की तैयारियां बताने के साथ मंगलवार को तारीखों के भी संकेत दिए। हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। वहीं कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने साझा बयान जारी किया। भारत बायोटेक और सीरम ने कहा कि दोनों वैक्सीन सुरक्षित और असरदार हैं, इन पर भरोसा रखें। वहीं कोवैक्सीन को तीसरे ट्रायल के डेटा के बिना मंजूरी देने पर ICMR ने भी स्थिति साफ की। The phase 3 in 11,636 participants showed an efficacy of from 62% to 70.4 and then 90%, and this has just been published early last month on online only. पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने सिर्फ कोविशील्ड के कारगर होने का दावा किया था। भारत बायोटेक ने इस पर ऐतराज जताया। बयानों से कंपनियों में खींचतान दिखाई दी थी। और अब वैक्सीन पर अफवाह फैलाने वालों को क्या है योगी आदित्यनाथ का अल्टीमेटम, बस 1 मिनट में देखिए। यूपी सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन पर अफवाह फैलाने और बाधा डालने वालों से सख्ती से निपटने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार से वैक्सीनेशन के ड्राई रन से पहले ये आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। वैक्सीन की आड़ में कुछ लोग अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करेंगे या कोई अन्य अलग प्रकार से इसमें व्यवधान पैदा करने का प्रयास करें। इस प्रकार की किसी भी हरकत को कतई स्वीकार मत करना। लेकिन स्वदेशी वैक्सीन पर कांग्रेस ने फिर सवाल उठाए और इसे सरकार की राजनीतिक हड़बड़ी बताया। कोई आसमान नहीं गिर जाना था अगर आप 1 महीना और इंतजार कर लेते और उसकी फेज 3 ट्रायल्स पूरी होने देते। सरकार ने एक राजनीतिक फायदे के लिए इस महामारी का पहले दुरुपयोग किया, अब वैक्सीन का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने कोरोना की आपदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। बिल गेट्स ने कहा कि वैज्ञानिक आविष्कार और वैक्सीन उत्पादन में भारत का नेतृत्व देखकर खुशी होती है। भारत के वैज्ञानिकों की WHO ने भी तारीफ की है। और अब देखिए वो वायरल वीडियो जिसे देखकर आप कह उठेंगे, वाह बेटी हो तो ऐसी। इन तस्वीरों को देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि इनमें क्या खास है, तो हम आपको बताते हैं। ये तस्वीर आंध्र प्रदेश पुलिस ने रविवार को ट्विटर पर शेयर की, जो इंटरनेट पर वायरल हो रही है। वजह है एक पिता का अपनी अफसर बिटिया को सैल्यूट करना। आंध्र प्रदेश पुलिस के फर्स्ट ड्यूटी मीट कार्यक्रम में ये परिवार मिला। जब सर्किल इंस्पेक्टर पिता ने अपनी DSP बेटी को सैल्यूट किया तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया और पिता और बेटी की ये प्यारी तस्वीरें लोगों के दिल में उतर गई है। इन्हें सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। इन तस्वीरों के बीच एक फोटो को शेयर करते हुए आंध्र प्रदेश पुलिस ने लिखा है कि साल के पहले ड्यूटी मीट ने एक परिवार को मिला दिया। सर्किल इंस्पेक्टर श्याम सुंदर अपनी बेटी JC प्रशांति को सैल्यूट करते हुए, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। सही में एक दुर्लभ और भावुक कर देने वाला दृश्य। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.